ठीक है, तो कल की क्लास का रिवीजन हो गया था। चलो, अभी कल की बात अभी मैं नहीं पूछूंगा, उसके लिए दूसरा प्रोविजन है, वो तो जब पेपर होगा तो उससे पता चल जाएगा कितने पढ़े थे। तो आज उसमें हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे अब देखो, मैं एक बार में बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर में होता क्या क्या है। कल हमने पढ़ी थी दो चीजें। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर थ्योरी, और उसके साथ में एक पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और हमने पढ़ी थी, दैट वाज यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ये तीन चीजों के बारे में कल मैंने बताया था। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो अभी आज होगा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे ही डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ोगे तो इसके अंदर दो चीजें बाय वन गेट वन फ्री में आ जाएंगी, दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इससे बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हारा इसके अंदर में आ जाएगा सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन के अंदर में सारे टाइप्स जो तुम्हारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ दोज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो तुमने 6th 7th और 8th क्लास में पढ़ी थी। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो जो बहुत सारे फॉर्मूलाज थे उनको लेके ये बना होता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ये तीनों सेगमेंट्स खत्म कर लें। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो थ्योरी पार्ट है सो कॉल्ड, वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर में न्यूमेरिकल सेक्शंस आएंगे। अब न्यूमेरिकल सेक्शन जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के मेथड्स तुम सीखोगे, किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं ऑफ इरेशनल नंबर्स। वो मतलब वो एक अलग वैरायटी जोन में चले जाओगे। फिर बहुत सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से या कुछ टेक्निक लगा के उसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें होंगी। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिवीजन करने का मेथड। अब बात आती है कि हम लोग डिवाइड करते किसको है। तो दो तरह की चीजें होती है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स। नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो कोई नंबर है 36, इसको मुझे डिवाइड करना है, सपोज कर लो 15 से। तो ऑब्वियस सी बात है 36 से 15 डिवाइड होगा नहीं। तो जब तुम इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये जो 36 है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, और ये जो 15 है इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर। तो जब तुम डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको बेसिक करके देख लेते हैं। 15 2 30 आ गया, यहाँ 6 रिमाइंडर बचेगा। तो अब तुम इसको कैसे रिलेट करोगे कि 36 इज नथिंग बट 15 इंटू 2 प्लस 6। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिमाइंडर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि रिमाइंडर बिकम्स इक्वल्स टू 0, जिस केस में रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया, तो फिर ये डिविजर वर्ड के जगह आ जाएगा फैक्टर। जैसे इंस्टेड ऑफ 15 अगर मैं यहाँ 12 या 9 लिख देता, तो 12 और 9 से अगर 36 को डिवाइड करते तो हर केस में क्या होता, रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो जाता। तो जब तुम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो जो दूसरा नंबर होता है वो पहले वाले नंबर का फैक्टर बन जाता है। तो रूल्स क्या है कि जब भी डिवीजन एल्गोरिथम हो रहा है तो रूल नंबर 1, डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिविजर। अगर डिविडेंड डिविजर से बड़ा या उसके इक्वल नहीं है तो डिवीजन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। डिवीजन एल्गोरिथम इज वैलिड ओनली व्हेन डिविडेंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिविजर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दैट डिविजर टर्म विल बी रिमूव्ड बाय या रिप्लेस्ड बाय फैक्टर। और अगर नहीं आया तो जो तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर रह जाएगा। सो दैट इज अबाउट द नंबर्स पार्ट। लेकिन जिस तरह से हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं उसी तरह से हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के डिवीजन को लेके क्वेश्चन इस बार के पेपर में 3 थे, जिसमें एचसीएफ को भी उसने थोड़ा सा घसूड़ उसके अंदर में डाल दिया था। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर पॉलिनोमियल आ जाता है,
तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड से आया है, एक है पॉली, एक है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बेसिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन क्लासिफाई पॉलिनोमियल इनटू थ्री टाइप्स, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बाद जो भी आता है हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, और ट्राई का मतलब होता है थ्री। अब सपोज कर लो हमने 2x लिखा, तो 2x को मैं कैसे बोलूंगा कि इट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। अब वन टर्म, टर्म कैसे डिफाइन होता है, तो टर्म डिफाइन होता है विद द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे 2x है, तो 2x के अंदर में ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और x जो है वो है तुम्हारा वेरिएबल। तो फिर ये जो पूरा का पूरा 2x है ये हो गया एक टर्म, एंड सिंस इट इज कंटेनिंग वन टर्म तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोमियल। अब इसके आगे अगर मान लो तुम 2x के साथ में लगा दो -3y, तो 2x तो एक टर्म था ही पहले से, अब उसके साथ में एक अटैच हो गया -3y। अब इसमें क्या हो रहा है कि -3 जो है वो तुम्हारा एक कांस्टेंट हो गया, y जो है वो वेरिएबल हो गया। तो 2x - 3y दो टर्म से मिला हुआ है, तो उसको हम लोग बोल देंगे बाइनोमियल। अब इसी में 2x - 3y + 5z कर दिया। अब 2x एक टर्म है, -3y एक टर्म है, + 5z एक टर्म है, तो ये तीनों मिला के क्या बन गया, ट्राइनोमियल। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुई पॉलिनोमियल की, लेकिन इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है। अब हमें जो पढ़ना है, हमें इसी वाले के बारे में पढ़ना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, दो तीन वेरिएबल को एक साथ डाल दिया, एक्स वाई जेड सब डाल दिया, लेकिन हमारे पास में पेपर में जो पॉलिनोमियल आएगा वो ज़्यादातर क्या होता है, एक ही वेरिएबल के साथ होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको लिखने का एक फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 एक्स के पावर में 0, a1 एक्स की पावर में 1, a2 एक्स की पावर में 2, a3 एक्स की पावर में 3, और फाइनली an एक्स की पावर में n। अब इसमें डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल तुम इसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी भी पावर, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ये दोनों अगर लगे हुए हैं किसी भी पॉलिनोमियल के साथ तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। मतलब डिग्री को हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। अब सपोज कर मैं लिखता हूं 2x + 3, तो अब मैं यहाँ पे पूछूंगा कि इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है। तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब x की पावर 0 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हुआ वो हो गया 1। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री हो गई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ax + bc, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसको लिख दूं 2x² + 3x + 5, तो फिर तुम सोचो कि इसकी जो डिग्री है ये कितनी हो गई। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देख लो पहले, तो 2 हो गया। तो 2 अगर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। जब हम लोग इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है तो उसको हम लोग या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब इसी को और आगे बढ़ा दो, सपोज मैंने लिख दिया 3x³ - 2x² + 5x + 7। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री, तो क्या बोलोगे डिग्री के लिए, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ax³ + bx² + cx + d। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर ले जाते हो तो फिर वो फॉर्म बन जाता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो इसका जो डिग्री होगा दैट इज इक्वल्स टू 4। तो पॉलिनोमियल
कि क्लासिफिकेशन दो टाइप की होती है, एक हो गए तुम्हारे टर्म्स को लेके कि कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। लेकिन अगर हम लोग पावर ऑफ द वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो पावर ऑफ द वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये सारे होंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 1, अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करवाना है तो यहाँ पे भी सेम डिवीजन एल्गोरिथम ही फॉलो होगा, बस यहाँ पे थोड़ी बातें जो होगी वो अलग लैंग्वेज में होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 5 पॉलिनोमियल है? हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज माई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी, जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जितने भी हैं, ये सब के सब कौन से पॉलिनोमियल होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर हम लोग इसके साथ में एक्स लगा के पावर लगाएंगे तो वो जीरो लगाएंगे। दैट्स वाई दे आर ऑल नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये नंबर्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये भी पॉलिनोमियल होते हैं, बट दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पी वाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वो 4 ऑप्शन देके पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो वहां पे तुमको यही चीज सिर्फ देखनी होगी कि जिस पॉलिनोमियल के पावर में नेगेटिव वैल्यू है या फ्रैक्शनल पावर है जिसका, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सब पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात करेंगे इसकी डिवीजन एल्गोरिथम की। मान लो तुम्हारे पास में एक पॉलिनोमियल है px और उसको तुम्हें डिवाइड करना है विथ अनदर पॉलिनोमियल qx। तो यहाँ पे रूल क्या देखना है? सबसे पहले डिग्री ऑफ px, जो कि फिलहाल डिविडेंड का काम कर रहा है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। अगर डिग्री ऑफ px पहले स्टेप में तुमने देख लिया कि qx से छोटी है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमने नंबर्स में डिस्कस किए थे कि डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिविजर, यहाँ पे उसकी जगह क्या आ गया है? डिग्री। डिग्री ऑफ द px मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। अब इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमारे पास में दो रूल्स होते हैं, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, एक होता है फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या है? ये दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। जैसे सपोज कर लो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। px की वैल्यू है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और मुझे इसको डिवाइड करना है विथ से x प्लस 2। डिवीजन के दो तरीके हैं, वो लंबा वाला तरीका अवॉइड करेंगे, उसकी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, जिसमें हम लोग ऐसे करके करते हैं, x प्लस 2 ऐसे लिख दिया फिर डिवाइड किया, ये नहीं करेंगे। हम लोग को यहाँ पे एक बेसिक सा काम करना है कि जो भी तुम्हारा qx है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। मतलब स्टेप 1 क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स अगर लिखूं इसके, तो पहला स्टेप यही होगा कि पुट qx इज इक्वल्स टू 0, और डेफिनेटली तुमको x की कोई भी वैल्यू मिल सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें क्या करना है? इस वैल्यू ऑफ x को ले जाके मेन पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। जैसे x इक्वल्स टू a आया तो p ऑफ a। अब q ऑफ क्या पुट करना है? तुमने यहाँ पे p ऑफ क्या लिखना है? -2। इसका मतलब है जहां जहां पे भी x है वहां पे आ जाएगा -2। तो 3 इंटू -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 माइनस। ये बात समझ में आई? हाँ, फास्ट तो नहीं हो रहा थोड़ा? ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो, इसको सॉल्व करके दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा या फिर ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि x प्लस ए, या जो भी हमने लिया था, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, और ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये तुमको पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर ये तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा, विच विल ऑब्वियसली बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि x प्लस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, या फिर सिंपली बोलेंगे कि ये जो भी वैल्यू आई है दैट इज द रिमाइंडर विच यू विल गेट ऑन डिवाइडिंग px विथ qx, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो पाया तो वो एक रिमाइंडर छोड़ रहा है। जैसे पिछले वाले में कोई नंबर अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि दैट डिविजर इज नो लॉन्गर ए डिविजर, इट बिकम्स अ फैक्टर। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि x प्लस ए इज अ फैक्टर, या qx इज अ फैक्टर ऑफ px।
वहां पे अगर हम लोग करेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो हम लोग ये सीधा सीधा बोलेंगे कि वॉट एवर वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट फॉर p ऑफ -2 दैट इज योर रिमाइंडर। अगर गलती से ये रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फिर सीधा बोलेंगे कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट px। आगे बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, सिंपल है। तो उसके बाद अब ये देखो, ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम था अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है, हाउ द पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड, हाउ द पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थ्योरी को कर रहे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन डाल ही नहीं रहा बिल्कुल। क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर खाली क्वेश्चन ही आएंगे, फिर तुम थ्योरी देखने के लिए तरस जाओगे कि थ्योरी कहाँ गई, थ्योरी तो बड़ी बढ़िया चल रहा था, क्वेश्चन तो बड़ी अजीब लेवल के लग रहे हैं। तो वो चीज को पहले क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास में क्या रह गया, हमने आज की क्लास में जो अभी डिस्कस किया, तीन चीजें जो डिस्कस की हैं, डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया। अब आ जाओ बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। अच्छा, यहाँ एक सातवां पॉइंट बना रहा हूं, ये भी आज कोशिश करेंगे कर लेने का, पावर और एक्सपोनेंट्स। ये कौन सा वाले होंगे जिसमें ये वाले फॉर्मूला सब होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये वाले कंसेप्ट, उसके ऊपर हमें बात करनी है। सर्ट्स बोलते हैं उसको कई बार। तो चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट क्या रहेगा, वो फॉर्मूलाज लिस्ट होता है। अब इसमें तुमको जितना मालूम होगा वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। बाद में इसको यूज कैसे करना है वो एक अलग चैलेंज होगा, बट फिलहाल बेसिक चीज यही है कि तुम्हें ये याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी का काम तुम करो। जैसे यहाँ होते तो मैं तुमको लिख के बोलता कि हाँ बताओ अभी यहाँ से, a+b का होल स्क्वायर बोलते जाओ। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट इसके बाद होता है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेंगे a² + b² का। अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं तो इट कैन बी रिटन एज a+b का होल स्क्वायर -2ab। और अगर सेकंड वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज a-b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, इसका भी यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला a² - b², a+b। तो ये जितने फॉर्मूलाज अभी हमने लिखे हैं ये सब के सब थे क्लास 7th के फॉर्मूलाज। अब आते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में इसका हायर पावर आ जाएगा और यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज दो दो आएंगे। सबसे पहले a+b का होल क्यूब, हाँ, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब a - b का होल क्यूब कर लो जल्दी से, ब्रैकेट में a - b। अब इसको ओपन कर दो एक बार जल्दी से। अब इसके फर्स्ट फॉर्मूले से a³ + b³ का एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है जो कि इस बार पेपर में आया था, a+b का होल क्यूब -3ab। ये याद रखना, इसको याद रखना, ये ज्यादातर यूज होता है। ये क्लास 8 खत्म हो गया। क्लास 8 में एक और फॉर्मूला है a+b + c के होल स्क्वायर का। इसका भी दो वर्जन होता है, बोलते जाओ। हाँ, 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। और अगर इसको खोल लेते हैं तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। क्लास 8 यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद फाइनली क्लास 9th। अब क्लास 9th के अंदर में जो तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं वो तीन ही है, और उसमें से एक फॉर्मूला के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था। सबसे पहले तो क्लास 9th का ये वाला फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं क्लास 9th। बताओ इसका, एक a³ + b³ का होता है, एक a³ - b³ का होता है। ये यूज होता है काफी ज्यादा, इसलिए ये जो दो तीन अभी फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ वैसे तो सारे ही यूजफुल है, यूज होंगे सारे के सारे, ये थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। चल कोई नहीं, थोड़ा सा स्किप ऑफ माइंड हो रहा है मेरे ख्याल से, कोई नहीं, इजी है। देखो, एक तो पहले ब्रैकेट में लिख लो a+b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a² - ab + b²। ठीक है, अब दूसरा गेस कर लो खुद ही।
हाँ, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने यूज किया था जब एनडीए का कर रहे थे, तो इसमें कई बार यूज हुआ था, ओमेगा वाले क्वेश्चन में यूज होता था। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला बढ़िया फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये है, याद तो बताओ। ये 9th क्लास में पढ़े थे, हो सकता है अभी स्किप ऑफ माइंड हो रहा होगा। और बाइनरी नंबर लोगारिथम के क्वेश्चन में कभी कभी यूज हुआ है, अब पता नहीं वो क्वेश्चन नहीं किए होगे, मैं लिख देता हूँ सीधा। इसका पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस सी। और इसका एक स्पेशल केस होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। अब सोचो कि इस फॉर्मूला का राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी अगर मैं जीरो कर दूं, तो फिर हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या वो 3abc के इक्वल होगा? पढ़े होगे ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं, याद आ गया होगा। तो ये इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि दिस आर योर बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास। अब उससे स्ट्रेट अवे लिंक हो जाएगा पावर एक्सपोनेंट्स के कंसेप्ट। तो ये फॉर्मूलास के अंदर और कुछ है नहीं कि मैं बोलूं कि हाँ इसमें और कुछ ऐसा हिडन है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चंस की वैरायटी देगा जो कि हम लोग क्वेश्चन करते समय देखेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली कल से तुम्हारा वो पहले तो एक शॉर्टकट वाला चलेगा सेगमेंट, उसके बाद क्वेश्चंस में हम लोग धीरे धीरे एंटर कर जाएंगे कल से। अब इसके बाद फाइनली आता है पावर एक्सपोनेंट कंसेप्ट। पावर और एक्सपोनेंट्स मतलब एक ही है। जैसे मान लो मैंने कुछ यहां पे लिख दिया, इसको कैसे पढ़ते हो बताओ? ए रेस टू द पावर ऑफ m। अब ये जो m होता है ना, इसके तीन नाम होते हैं। इसको हम लोग अभी जैसे कि पावर बोल दिए, इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये तीनों इसी के नाम है। और ये a जो है इसका एक ही नाम है, दैट इज बेस। और ये टोटल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स। सर्ड, SURD, सर्ड। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर a टू द पावर ऑफ x b के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अगर a की पावर x को b के बराबर मैं लिख रहा हूं, तो a की वैल्यू क्या होगी? b की पावर 1/x। और कभी भी 1 by समथिंग लिख दिया तो इसको हमेशा ऐसे लिखोगे। और पढ़ोगे क्या? इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सेट रूट ऑफ b। इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? एक्स निकालने के लिए ऐसे रूट का साइन डाल देते हैं। तो बेसिकली जो ये रूट का साइन है, इसका मतलब क्या है? 4 के पावर में 1/2। तो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? या तो इसको हम लोग सेकेंड रूट ऑफ 4 बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें जानना। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, a के पावर में m इज इक्वल्स टू b की पावर में n। और मैं यहां से बोलूंगा दो चीजें बताओ, एक तो a की वैल्यू और एक b की वैल्यू। बताओ a की वैल्यू पहले बताओ। हाँ, ये दे रखा है, यहां से a की वैल्यू बताओ b के टर्म्स में। हाँ, इसको देखो। देखो, पावर जब एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो पावर में ही रहेगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे b के पावर में n/m। हाँ, मतलब ये जो पावर ऑलरेडी है वो तो रहेगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला पावर आया है वो क्या हो जाएगा? इधर आके रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर 4 था, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जब 2 इधर आया तो ये क्या बन गया? 1/2। मैंने पावर में ही रहा, लेकिन क्या बन गया वो? 1/2। ये बात समझ में आई? तो अब बताओ यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी अगर इसको लिखेंगे तो? यहाँ से हिंट लो, यहाँ से अगर डायरेक्ट b की वैल्यू निकालनी है तो n/m क्यों होगा? m तो इसके पास पहले से ही है, m/n। m/n नहीं आया समझ में? अरे a कहीं गया थोड़ी ना है। देखो, a के पावर में जो m है वो तो रहेगा, ये जो पावर आ रहा है वो इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, मैं फ्रेश ले लेता हूँ, रुको। मैंने क्या बोला था? a के पावर में m इज इक्वल्स टू bt क्यू आर। अब अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये जो b के पावर में n है ये कहीं नहीं जाएगा, ये m यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या बनेगा? ऐसे अपॉन में m बन जाएगा। तो अब उसी तरह से सोचो कि अगर a की पावर m b की पावर n के इक्वल है और मुझे b निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये जो a की पावर m है वो अपनी जगह से नहीं हिला, ये n इधर आ रहा है, तो कहां भाग जाएगा? नीचे आया।
अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो b की पावर n के पावर में 1/m, ऐसा लिख सकते हैं। और अभी मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, बोलो पढ़ सकते हो उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैंने भी बताया था, कैसे पढ़ सकते हैं इसको? देखो इसको, हाँ बोलो। इसको पढ़ेंगे mth रूट ऑफ b टू द पावर ऑफ n। आया समझ में? mth रूट, जिसके ऊपर में भी ऐसे लग गया ना, जैसे मान लो यहां मैं 3 लिख दूं और यहां पे a लिख दूं, तो तुम इसको क्या पढ़ने वाले हो? हाँ, क्यूब रूट ऑफ ए। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 4 और यहाँ लिख दूं b, आप किसको क्या पढ़ने वाले हो? b है ना? b, इसको पढ़ोगे फोर्थ रूट ऑफ b। जैसे इसको पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ a, ऐसे चल रहा है। आया समझ में? तो अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले a की पावर m पावर में 1/n, और जैसे ही पावर में 1/n आ गया तो इसको ऐसे लिख लो, यहां पे n डाल दो। अब बोलो इसको क्या पढ़ने वाले हो इंग्लिश में? यहां से शुरू करो। देखो रूट किस चीज का है? n का। तो तुम इसको लिखोगे nth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m। nth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ m। समझ लो पहले इसको अच्छे से समझो और देखो आराम से क्या चीज हो रही है, क्या चीज है जो प्रॉब्लम कर रही है एक्चुअली। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ तो पहले बोलना था ना। एक सेकंड, क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकंड में देखो जरा एक बार, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे एक फोन रखा हुआ है सामने, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। आ तो रहा विजिबिलिटी यार, मैंने अभी जस्ट चेक किया। अच्छा वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, रुक 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 रुक, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले बोल देता ना तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। रुक, अब ठीक है। हाँ, अब यहां से मुझे बता पहले तो ए की वैल्यू क्या हो? एक सेकंड, इसको ऐसे कर लें पहले, ऐसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है? और उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं जो तूने बोला अभी, यही कह रहा था ना? हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे? बी की पावर वाई रहेगा, इसको बना लेंगे यहाँ पे। अब बोलो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये बता रहा था मैं, बताओ, मैं नीचे लिखूंगा। एक्सेट, हाँ बिल्कुल सही, एक्सेट रूट ऑफ, हाँ बी टू द पावर ऑफ वाई। हाँ अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, बी टू द पावर ऑफ वाई। अब उसी तरह से यहां से अगर बी की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा? देखो यहां से इसके हिसाब से देखना, बी की वैल्यू, हाँ हाँ, और फिर उसी को ए की पावर एक्स लिख के पावर में 1/y लिखेंगे। ए की पावर एक्स यहाँ रह जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे वाईथ रूट ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स। अब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है? वो शायद दिख नहीं रहा था, ठीक है? चल अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है पावर एक्सपोनेंट्स के लॉ, जो कि तो ये मोस्टली पता होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहला लॉ, मैं LHS लिखूंगा, RHS तो बताना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। हाँ, नहीं नहीं, पावर मल्टीप्लाई नहीं होते, ऐड ऐड हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसी तरह से ए की पावर में m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, या फिर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इसको क्या लिखेंगे? ए रेस टू द पावर ऑफ m माइनस, ये भी गया। उसके बाद आता है वो ए की पावर में m होल रेस टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
उसके बाद आता है a टू द पावर ऑफ -n। इसको क्या करोगे? हाँ, या अगर कोई भी वैल्यू के पावर में फ्रैक्शन होगा, अगर -n है तो सबसे पहले इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ही उल्टा करोगे तो ये पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ कहता है कि a इंटू बी होल रेस टू द पावर ऑफ n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सोचो। हाँ, इंटू बी की पावर m। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर a अपॉन बी होल रेस टू द पावर ऑफ m है। अब तो ये गेस कर लोगे आराम से, b की पावर m। एट प्रॉपर्टी, अगर a के पावर में 0 है या एनी फ्रैक्शन के पावर में 0 है तो इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल। नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर a की पावर m a की पावर n के इक्वल है तब क्या होगा? कई बार क्वेश्चन करते समय ऐसे स्टेप्स आते हैं ना, दोनों साइड का बेस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है लेकिन पावर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे ऐसा सिचुएशन आ जाए 2/3 के पावर में x और यहाँ पे 2/3 के पावर में 2x माइनस 3, सॉल्व फॉर x, क्या करने वाले हो? हाँ हाँ, इक्वेट कर देंगे तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया? देन m इज इक्वल्स टू n। ये क्वेश्चन करते समय यूज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से पूरा बढ़िया से? अभी तक जितना हमने किया है, आई थिंक हाफ एन आवर हुआ है क्लास का, तो हाफ एन आवर में मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा जो है ना निचोड़ के रख दिया था सामने में। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके अंदर में छोटी मोटी चीजें सीखेंगे। जैसे कुछ चीजें तो भूल गया होगा, मैं उसको पहले रिकॉल करवाता हूँ। जैसे कोई भी पेपर तो उठाएगा ना सीडीएस का, तो ये फॉर्मूला सब जो है ना ये हमेशा यूज हो। याद दिला, ये सब तूने पढ़ा हुआ है, एक बार जल्दी जल्दी इसको याद दिला। ये नंबर सिस्टम से ही आएगा ये सारा का सारा। 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? याद है, पढ़ा था हमने? नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं। अरे रुक जा भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर मैं इनके स्क्वायर को ऐड करते हुए जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फिर ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। और अगर क्यूब कर दें सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो फिर हाँ ऊपर वाले का होल स्क्वायर, मतलब n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये तीन फॉर्मूलाज इसी चैप्टर के अंदर कई बार कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज हो गए। इसके अलावा थोड़ा सा एपी जीपी जो है वो याद रखने वाली चीज है, उसको भूलना नहीं। एपी याद है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, सम अप टू n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, जीपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला, ये सब इसके इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए पूछ ले रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो ये सब ना अभी तो पढ़ा हुआ है तो याद होगा पूरा अच्छे से। जैसे एपी का डेफिनेशन तो नहीं पूछूंगा, मैं सीधा पूछता हूँ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बता खाली एपी का, और साइड बाय साइड जीपी का भी बता देना। हाँ हाँ, इंटू इंटू टी। और अगर एस एन निकाल रहे हैं यहाँ पे तो ब्रैकेट इंटू टी। ठीक है, और इसी को एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसी एन को हम लोग एल भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म, तो हाँ ए प्लस एल कर देंगे। अब इसी के साथ साथ जीपी का एनएच टर्म का फॉर्मूला बता। n-1 ए आर के पावर में n-1। और जब एस एन निकाल रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अगर आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है और कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। बताओ पहले ग्रेटर देन 1 के लिए। हाँ, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 माइनस आर के पावर में n अपॉन 1 माइनस आर। और कई बार तुझे हो सकता है इस एक फॉर्मूला की और जरूरत पड़ जाए, एस इन्फिनिटी हमने किया था, याद है तो बताओ। हाँ हाँ, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना। इससे ज्यादा बने एचपी में जाने की जरूरत नहीं है, बस एचपी क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एचपी याद है क्या बताया था मैंने?
जैसे हाउ यू कैन से दैट 3 वैल्यूज आर इन एचपी, सपोज कर लो यही 3 चीजें देख लेते हैं। एबीसी है, अगर मैं इसको एपी में बोल रहा हूँ तो क्या कंडीशन होगा, एबीसी को अगर मैं जीपी में बोल रहा हूँ तो क्या कंडीशन होगा, एबीसी को अगर मैं एचपी में बोल रहा हूँ तो क्या कंडीशन होगा, याद दिलाओ। बहुत बढ़िया। जीपी के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एचपी का याद दिलाओ। टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। हाँ ठीक है, ये सब याद है तुझे, छोड़ दे। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला को ऐड ऑन कर ले, वैसे तो वो एवरेज में मैं बताता, लेकिन यही मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सब क्या जा रहे हैं तुम्हारे ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर तुम इसको n तक ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर हमेशा n स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अब इसका आंसर क्या करने वाले हो, सीधा ऐड देख लो कितने ऑड नेचुरल नंबर लिए हैं तुमने, स्टार्टिंग से 5 लिए हैं तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ऐड करके देख लो आ रहा होगा 25। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक और चीज छोटी सी याद रखना कि मान लो बहुत सारी वैल्यूज दे दिए जो कि एपी में है और उसका एवरेज निकालना है। बार बार बोलूंगा, अगर सीरीज तुम्हारा एपी में है और उसका एवरेज निकालना है तो सिंपल क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू लेके ऐड करके बाई 2 कर लो, तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, लास्ट पेपर में ही क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पे बच्चे उसको ऐड करने बैठ गए थे, करना ही नहीं, जिसको पता है वो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐड करेगा, बाई 2 करेगा, वो एवरेज दे देगा। ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो। अच्छा, अब कुछ काम की बातें करते हैं, क्वेश्चन पे सीधा ले जाता हूँ तुझे मैं। मान लो तुम्हें बोला जाए इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये भी मैंने बताया हुआ है पहले, कोई भी एक कैसे करेंगे बताओ, जैसे इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फाइंडिंग ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 5 प्लस 2 रूट 6 का अंडर रूट करना है, या 8 माइनस 2 रूट 15 का अंडर रूट करना है, तो ये कर, हाँ बताओ। एक बार इसका आंसर निकालो, एक बार आंसर निकालो। चल ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुन ले, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा उसको करना, वो बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, इन क्वेश्चंस में हमें बीच का साइन देखना है, अगर प्लस है तो ये फॉर्मूला बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो फिर ये फॉर्मूला बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है, और इन सब के ऊपर में अंडर रूट तो चल ही रहा है, तो फाइनली क्या होगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो जो भी रूट के नीचे दिख रहा है उसको अलग से लिख लेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं तो पहले 5 प्लस 2 रूट 6 को अलग से लिख दिया, और इसको इक्वेट करेंगे इस रूट के नीचे जो भी चीज दी हुई है उसके साथ में। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है। अब लाइक टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ 2ab है तो इसके लिए लाइक टर्म है 2 रूट 6, तो एक पेयर बन जाएगा 2ab इज इक्वल्स टू 2 रूट 6 का, और दूसरा ये जो 5 है ये इसके साथ पूरा का पूरा इक्वेट हो जाएगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को काटेंगे 2 और 2 को, और एक इक्वेशन बन गई ए बी इक्वल्स टू रूट 6 और दूसरा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो इसको ना देख के सिर्फ इसको देख के बताओ कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज होते हैं जिनका प्रोडक्ट रूट 6 हो सकता है। एक ही वैल्यू, हाँ, रूट 2 और रूट 3, इसमें एक रूल बना लेना कि ए ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन बी, तो उस हिसाब से हमारा ए हो गया रूट 3 और बी हो गया रूट 2। और साइड बाय साइड ये भी चेक कर लो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अगर तुम ए को रूट 3 और बी को रूट 2 बोल रहे हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, हो रहा होगा। ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज 3,
और बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर इज 2, 3 + 2 = 5, है कि नहीं? तो फिर इस पूरे की जगह में तुम्हें क्या लिखना है, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा रूट के नीचे है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा √3 + √2। मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, 5 + 2 √6 का अंडर रूट का वैल्यू। ये कितना समझ में आया? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सेकंड वाला ट्राई कर लो, अब तो आराम से कर लोगे, विदाउट पेपर पेन के भी कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो। 8 - 2 √15 है। अब इसको फाइनली इस फॉर्म में लाके छोड़ो, a - b के, जैसे मैंने छोड़ा √3 + √2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फाइनली? हाँ बिल्कुल, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट √15। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, सोचो, इजी है तो। किसको √3 बनाओगे, किसको √5 बनाओगे? हाँ, तो फाइनल आंसर क्या होगा, √5 - √3, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना। आप सोचो कि ये आंसर सही भी है या नहीं, क्या करना है उसके लिए, √5 - √3 का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल लो, पहला टर्म √5 का स्क्वायर दैट इज 5, प्लस दूसरा टर्म √3 का स्क्वायर 3, और फिर -2ab मतलब √5 × √3, तो आ गया आंसर 8 - 2 √15। आया समझ में? हाँ, अब देखो तुम्हारे पेपर में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत करके आए थे सारे के सारे। ये दे रखा था, बच्चे पहले ही कंफ्यूज हो गए, बोले ये क्या हुआ, और पूछा था फाइंड a + b। ये तुम ट्राई करो, क्योंकि ये इसी कंसेप्ट का वो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा माइंड में ये करेगा, लेकिन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो। √21 a + b, a + b √20, कर कर तू कर आराम से, पहले हमें a + b की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना फाइनली, मतलब a और b की इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगी और फिर a + b मिलेगा। एक बार ट्राई करो अच्छे से। किसमें? हाँ वही वही तो ट्विस्ट है ना, वही है ट्विस्ट क्वेश्चन के अंदर में। चलो मैं करता हूँ, रुक जाओ, ये ऐसा क्वेश्चन तो अभी पेपर में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप देखो बीच में माइनस का साइन है या प्लस है, यही लफड़ा हो गया, इसको अभी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इसको अलग से लिख लो। मतलब रूट का 16 - 6 √7, ये किसका फॉर्मूला बनने वाला है, a - b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, a² + b² - 2ab। अब जैसा हमने सीखा है उसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे, a² + b² 16 के इक्वल, और -2ab = -6 √7। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल 3 में, तो ए बी की वैल्यू आ गई 3 √7। और अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए 3 होगा और बी √7 होगा, ए 3 √7 से बड़ा होता है। और अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दूँ स्ट्रेट अवे, तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 16 हो जाता है। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू जो है दैट कैन बी रिटन एज 3 - √7। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये किसके इक्वल दिया हुआ है, a + b √7 का, तो अब मैं इस वैल्यू को a + b √7 के साथ में इक्वेट कर दूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। हम्म, बस खत्म। a3 b - 1 हमको पूछा गया था, a + b 3 - 1, कितना आंसर आ गया 2। अब पेपर ऐसे देता है तुम्हें क्वेश्चन कि वो तुमको पहले ही थोड़ा सा चेक करेगा कि खाली बेसिक चीजें मालूम है या थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू तुम इस तरह के क्वेश्चन के साथ में डील करना सीख जाओगे।
फिर थोड़े थोड़े पेपर में भी क्वेश्चन में दूंगा इस तरह के, तुम देखोगे पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन इस तरह के, वो तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसे करना होता है इसको। ठीक है, ये एक और चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं एक और बहुत बढ़िया चीज के अंदर। मान लो किसी क्वेश्चन में, तो पेपर में एक क्वेश्चन आया था 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। तो आधे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए थे कि करना क्या है, क्योंकि वो सोचे कि हम इसको क्या ऐड करेंगे, तो ऐसे ही पागल बन रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन कभी दिखे आगे से, तो इसमें एक ट्रिक लगाएंगे कि ए बी बाई सी जब भी लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बचपन से हम लोग क्या सीखे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस कर देंगे इसके साथ, ये करते हैं ना हम लोग। अब ये ना करके इसका एक तरीका बना लो कि जब भी ए बी बाई सी लिखा है तो उसका मतलब होता है ए प्लस बी बाई सी। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें से 999 कॉमन ले लूंगा, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तुम 999 कॉमन नहीं, हाँ सानू मैं सब लोग यही सोचते हैं 999 कॉमन नहीं ले सकते ना, दैट इज अ रॉन्ग। देखो जैसे मान लो 2 1/3 है और 2 1/4 है, ऐड करना है, तो तुम क्या करते हो, 2 कॉमन ले लेते हो। चलो इससे करके प्रूफ कर देता हूँ कि क्यों गलत होगा वो। 2 कर दोगे यहाँ पे, ये फाइनली सॉल्व हो क्या आएगा 7/12। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया 31/12 रफली। जबकि अगर मैं इसको कायदे से करता तो ये बनता 7/3, ये बनता 9/4। अब इसको सॉल्व करके देखो आंसर अलग आ रहा होगा 28 प्लस 27। मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर ये दोनों मेथड से आंसर सही आ रहा होता तब मैं बोलता कि ये तरीका जो तुम कॉमन लेने वाला है वो सही है, गलत तरीका है ही नहीं। अब मैंने जो तरीका बताया है कि इसको तुम तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें हेल्प करेगा। देखो कैसे, इसको तुम लिखोगे 999 प्लस 1/7, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अगला हो जाएगा 999 प्लस 2/7। अब सारे क्यों लिखेंगे, सीधा लास्ट वाला लिखते हैं 999 प्लस 6/7। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो 999 है वो कितनी बार ऐड हो रहा है। नहीं 6 तक है ना, हाँ। तो 999 को 6 टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि 999 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 6। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें क्या होगा, ये सारी वैल्यू 1/7 2/7 3/7 ये ऐड हो जाएगी। तो अभी मैंने ट्रिक तो बताया है, 1 से लेके 6 तक का सम चाहिए, नीचे तो 7 बैठे रहेगा। 1 से लेके 6 तक का सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से करके देख लो कितना बन जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, ये आएगा 5994। वो तुम कर लो, 1 से लेके 6 तक का सम निकालो। फॉर्मूला होता है ना अपने 21, सब कुछ काट के 7 से डिवाइड करोगे, 21/7 कितना हो गया 3। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया 5997। तो अब तुमको ये चीज पता थी तब तुम ये कर पाए, अगर ये नहीं पता होता तो तुम या तो कॉमन लेके करते या फिर तुम उसको सॉल्व करने बैठ जाते, वो गलत होता तुम्हारा। ये समझ में आया, एक और ट्रिक पता चल गई। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन परेशान करने वाले इस तरह के आते हैं तुम्हारे पेपर में, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 और ये जा रहा है अप टू 1/99 इंटू 100। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कहीं बताया हुआ है तुम लोग को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हाँ 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 हाँ, देखो कभी भी ऊपर 1 है और नीचे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे है तो इसको तुम हमेशा लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n+1। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अब जैसे 1/2 इंटू 3 है तो पहले वाले को लिख देंगे 1/2 माइनस 1/3, दूसरे वाले को लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4, उसके बाद वाले को लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5 और फिर सीधा लास्ट वाला लिखेंगे 1/99 माइनस 1/100। पहला स्टेप। अब इसी स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर ब्रैकेट का दूसरा वैल्यू अगले ब्रैकेट के पहले वैल्यू को कैंसिल करता हो जाएगा। तो इससे तुम्हारे सारे वैल्यू कैंसिल हो गए। लास्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वैल्यू और लास्ट ब्रैकेट का लास्ट वैल्यू, इनको सिर्फ माइनस करना है। तो आंसर आ गया 50 माइनस 1 49/100। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये ट्रिक पता थी। लेकिन पेपर में क्या होता है, उसके एक लेवल ऊपर भी तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है। अब उसमें वो क्या करेगा कि जो डिफरेंस है ना नीचे, वो 1 से ज़्यादा कर देगा। जैसे एक पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आया था एक बार
1/3 × 6 प्लस 1/6 × 9 प्लस 1/9 × 12, और इसको वो ले गया था 1/27 × 30। अब इसके अंदर अगर तुम वो वाली ट्रिक लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि देखना 3 बच जाएगा ऊपर में। क्योंकि अगर तुम मास सोच रहे हो इसको भी ऐसे ही कर दूंगा, तो इसको सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आएगी ही नहीं। क्योंकि तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 × 6, 6 यहाँ भागेगा, 3 यहाँ भागेगा, तो ये बन गया 3/18। हर किसी में 3 3 3 3 आते जाएगा। तो जब तुमको ये दिखे कि नीचे डिफरेंस यूनिफॉर्म है लेकिन 1 का डिफरेंस नहीं है, तो जितने का डिफरेंस है ना उसी से हाँ उसको हाँ डिवाइड कर देंगे, कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। जैसे कितना का डिफरेंस है, 3 का, तो इसको पहले ही डिवाइड कर दिया। अब तुम आराम से इसको वैसे लिख सकते हो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि अब जो वो 3 का डिफरेंस आ रहा था ऊपर में, वो सारा का सारा क्या होगा, इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये स्टेप बिल्कुल सेम हो जाने वाला है। हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल करते हुए जाएगा। ये 1/3 तो बाहर का वाला है, अब ये 1/3 माइनस 1/30, इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। आया, समझ में आ गया? हाँ हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब काफी सारे इनपुट्स चले गए। अब मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दे रहा हूँ। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, अभी पेपर एक आएगा तुम्हारे पास। उस पेपर में मैंने आज तो 10 क्वेश्चन ही रखा है, और ये बहुत ही बेसिक सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तुम 15 मिनट में करके, जैसे मैंने बताया था, एक पतले से कागज में अपना आंसर लिख देना, अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, 1 से लेकर 10 तक कर देना, और जो भी तुम्हारा ऑप्शन आया A B C D वो लिख देना। और ध्यान रखना, अगर सही हुआ तो +2 होगा, गलत हुआ तो -1 होगा। और ये जिस तरह से मैं तुमको क्वेश्चन भेजूंगा, तुमको बस उसको 15 मिनट का टाइमर लगा के करना, और अभी कर लेना। मतलब उसको सोचो कि वो इसी समय खत्म हो जाए तो अच्छा है, ये नहीं कि बाद में कर रहा हूँ आराम से, वो मत करना। इनको करके मुझे सबमिट करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा मार्क्स बताऊंगा, और फिर तुमको पता चल जाएगा कि ये गलतियां है, सही आंसर की भेज दूंगा, उसको कंप्लीट करके रखना। और साथ ही साथ मैं तुमको आज 20 क्वेश्चंस दूंगा एज होमवर्क। वो 20 क्वेश्चन प्लस ये 10 क्वेश्चन, ये तो चलो अभी हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुझे, लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन होंगे वो तुझे एज ए होमवर्क करके रखने हैं, सो दैट जब हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, कि कल की जो क्लासेस होंगी वहाँ पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी PDF बना के रहूँगा कल क्वेश्चन की, 20-25 क्वेश्चन कम से कम लेके आऊँगा अपने साथ में, कोशिश करूँगा जितना भी हो पाएगा, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें डिस्कस होगी, एक तेरा टेस्ट वाले डाउट्स, एक तेरा जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसके डाउट्स, और फिर वो क्वेश्चंस। फिर क्लास के एंड में सेम प्रोसीजर होगा, अगेन यू विल बी गेटिंग अ पेपर ऑफ 10 क्वेश्चंस, अगेन होमवर्क ऑफ से 15-20 क्वेश्चन, और फिर तू अपना कंटिन्यू रहेगा, वो तो अपना जोन में आ गया फिर। ठीक है, क्लियर? हाँ चल, ओके, मैं तो ये भेज रहा हूँ पेपर, बस इसको ये करके मुझे भेजता हूँ, चल। मतलब मैं समझा नहीं, मैं तो यहाँ फोन में देख रहा हूँ तुझे, पूरा तो बोर्ड आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई? तो उसको पिन अप क्यों नहीं कर दे रहा है? तो अपना फोटो मत लगा ना, तो अपना फोटो हटा दे, तो मेरे वाले को पिन अप कर दे, वो पूरा आ जाएगा तेरे पास एक्सटेंड होके। ऐसे कैसे होगा? मतलब मैं समझा नहीं, तो ना उसको ऐसा कर, तेरा अपना फोटो मत देख, तो अपने फोटो को बंद कर दे, और मेरे स्क्रीन को एनलार्ज कर दे, वो डबल टैप। हाँ हाँ हाँ, अरे तो पूरी क्लास उसी में निकाल दिया, मेरे से पूछ लेता पहले ही। मैं भी ये सब कर करके ही सीखा हूँ, मुझे पहले लगता था अभी ये क्या आधा स्क्रीन आ रहा है, वो पूरा आएगा पता है। अरे चल ठीक है, रिकॉर्डिंग करते अभी जब वो आएगी उसमें तो पूरा ही आ रहा होगा ना, कल से बस इस चीज का ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, वो तेरा गड़बड़ उसी का था। अब नहीं होगी प्रॉब्लम, अब तो तुझे समझ में आ गया ना, फंडा समझ में आ गया। हाँ, तो अभी हो गया ना, बस तो अभी ध्यान रखना कल से इस चीज का, बाकी तो मैं भी शेयर कर दूंगा इसको वीडियो करके। ठीक है, चल, तो पहले पेपर आ रहा है उसको कर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। चल, ठीक है। या